आपका हमारे YouTube चैनल NK टीचिंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे पिछले वीडियो में जो हमने नियम पढ़े थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने एक प्रश्न नोट कर लिया है, ये प्रश्न द्रव्यमान संरक्षण नियम पर बेस्ड है। इसमें दिया गया है 1.5 ग्राम C2H6 के पूर्ण दहन पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 2.7 ग्राम H2O प्राप्त होता है। दिखाइए कि अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। आइए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन नोट कर लेंगे। यहाँ पर C2H6 का दहन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, जिससे हमको प्राप्त होता है CO2 प्लस H2O। एग्ज़ाम में आप लोगों को ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में 7 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 और यहाँ पर H2O के साथ में 6 लगा देंगे। और यहाँ पर इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है, हिंदी में कहेंगे तो ऊष्मा। हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ रखा है और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में दिया गया है 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम C2H6 के भार 2.7 ग्राम H2O 2.7 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर अगर हम 1.5 प्लस और ऑक्सीजन की मात्रा को x मान लें, यहाँ पर बराबर का निशान लगा दें और यहाँ पर 4.4 प्लस 2.7। जैसा कि हम लोगों को पता है द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसके अनुसार यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा अभिकर्मक का वही उत्पाद का भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर 1.5 प्लस x इज इक्वल टू यहाँ पर जोड़ेंगे 7 और 4 11, 1 यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये 7, यहाँ पर 7.1 हो जाएगा ये ग्राम। अब यहाँ से हम लोग x बराबर 7.1 माइनस 1.5 x इज इक्वल टू 5.6 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से आप लोग माइनस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 11, यहाँ पर 5, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा था, यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 5.6 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है इसे सिद्ध कर कर बताइए। तो हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस रिएक्शन को सिद्ध करने के लिए कि यह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर जो C2H6 है इसके साथ में 2 लगा है। इसका मतलब यहाँ पर C2H6 के 2 मोल ऑक्सीजन के 7 मोल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग अगर C2H6 के मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। हिंदी में इसे कहेंगे तो मोलों की संख्या और इसे द्रव्यमान बटे यहाँ पर आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर द्रव्यमान जैसे कि हम लोग निकाल सकते हैं C2H6 के लिए, यहाँ पर द्रव्यमान है 1.5 ग्राम और यहाँ पर C2H6 का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर C2H6 यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 12 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 6, यहाँ पर 24 प्लस 6, यहाँ पर कितना 30 हो जाएगा
अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 30 रख सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, यहाँ पर 300 हो जाता है। यहाँ से भाग करेंगे तो 1, यहाँ पर 2 एंड 0, 1/20 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग और सरल करके लिख लें तो यहाँ पर 0.05 मोल्स हो जाएंगे। मतलब 0.05 मोल्स C2H6 के ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। फिर यहाँ पर 4 CO2 और 6 H2O के मोल प्राप्त होंगे। जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि यहाँ पर जो C2H5 है, C2H6 है, इसके मोल और ऑक्सीजन के मोलों के बीच में एक रिलेशन है। वो इस प्रकार है, जैसे 2 C2H6 के मोल अभिक्रिया करते हैं 7 ऑक्सीजन के मोल्स के साथ, O2 के मोल्स के साथ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर C2H6 का मोल का एक मोल 7/2 ऑक्सीजन के मोल के साथ अभिक्रिया करेगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमको मोल दिए गए हैं वो हैं 0.05 मोल C2H5। तो यहाँ पर 7/2 और ये जो मोलों की संख्या है यहाँ पर गुणे में 0.05 मोल ऑक्सीजन के O2 के हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मोल यहाँ पर से अगर हम लोग देखें मोल C2H5 के जो होंगे वो 7/2 गुणे 0.05 मोल ऑक्सीजन के। अगर हम लोग यहाँ से इसकी गुणा कर लें, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें O2, तो यहाँ पर से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 7 × 1 × 32/2 × 20। यहाँ से आप लोग फिर से देख लीजिए, नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर 0.05 मोल C2H5 के जो हैं वो 7/2 गुणे 0.05 मोल O2 के बराबर होंगे। यहाँ पर जो मास ऑफ O2 निकाल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान निकाल रहे हैं हम लोग, वहाँ पर 7/2, यहाँ पर 0.05 है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/20। यहाँ पर या तो इसे हम लोग ये लिख सकते हैं 0.05 मोल्स, या इसे 1/20 भी तो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 1/20 लिखेंगे और यहाँ पर ये 32 लिख देंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है, यहाँ पर हम लोगों को सूत्र ज्ञात है कि नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो हम लोग वही उसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 7/2, अगर हम लोग मास निकाल रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वही यहाँ पर किया गया है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स मतलब 7/2 और ये वाला 1/20 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे जो मोलर मास है वो हम लोगों ने 32 रखा है ऑक्सीजन का। O2 जो होता है यहाँ पर 16 × 2, यहाँ पे 32 प्राप्त हो जाता है, वही यहाँ पर 32 रख दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको फिर से काट देंगे। हम लोग इसको 2 से काट रहे हैं, 2 × 2 0 यहाँ पर, 2 × 16, और इसकी हम लोग मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं। 8 सत्ते कितना होता है 56, और बटे में कितना है 10। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5.6 ग्राम्स आ जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन C2H6O2 ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है,
जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर 5.6 ग्राम प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर 5.6 ग्राम हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, प्रयोग संख्या फर्स्ट के आंकड़े के अनुसार 0.243 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर 0.4030 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। प्रयोग संख्या सेकेंड के आंकड़े के अनुसार उसी प्रयोग को दोबारा किया जाता है किसी बच्चे के द्वारा, तो 0.182 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। सिद्ध कीजिए कि आंकड़े या अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक सारणी बना लेनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक तरफ लिख ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सेकेंड, इसका मतलब है प्रयोग संख्या फर्स्ट और इसका मतलब प्रयोग संख्या सेकेंड। यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर MgO। हम लोग जानते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को मैग्नीशियम की मात्रा जो पहले एक्सपेरिमेंट में दी गई है वो है 0.243 और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की 0.4030। अगर हम लोग इसकी ऑक्सीजन की मात्रा को ज्ञात करेंगे तो इससे ये वाला जो है इससे इसको घटा देंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर 0.160 प्राप्त होगी। आप लोग घटाकर देख लीजिए। यहाँ पर हम लोगों को दूसरे प्रयोग में दिया गया है 0.182 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो इससे हम लोग इसको घटा देंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर से इसको घटाएंगे तो 0.120 प्राप्त होगी। आप लोग घटाकर इसे देख लीजिए। चूँकि हम लोगों को क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि यह जो नियम है ये रिएक्शन जो है वो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करती है या नहीं, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अनुसार। जो मैग्नीशियम Mg और उसका ऑक्सीजन के साथ अनुपात जो है वो जो अगर एक्सपेरिमेंट जो दूसरा है उसके साथ भी मैच हो जाती है तो इसका मतलब ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन करती है। यहाँ पर हम लोग 0.243 और बटे में 0.160 कर देंगे तो हम लोग यहाँ से जो निकलेगा आप लोग भाग करके देख लीजिए 1.51 या यहाँ पर से 3:2 आप लोग लिख सकते हैं। इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ से निकल आता है 3:2 आएगा, या आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 1.51 आएगा। और यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट सेकेंड के अनुसार देखें हम लोग मैग्नीशियम Mg और यहाँ पर O, इसके अनुसार देखें अगर एक्सपेरिमेंट 2 में देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम 0.182 बाई 0.302, इसको अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर भी 1.51 आएगा कैलकुलेटर से, और अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 3:2 प्राप्त होगा।
इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है और सिद्ध भी हो जाता है कि यह जो इसमें दिए गए जो आंकड़े हैं वे स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके NO2, NO, N2O3, NO2 व N2O5 यौगिक बनाता है। सिद्ध कीजिए ये यौगिक गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। इसके लिए भी हम लोग सारणी बना लेते हैं। N यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पर जो कंपाउंड दिया हुआ है वो यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर कंपाउंड जो पहला हमारे पास दिया है वो है N2O। यहाँ पर नाइट्रोजन की जो परमाणु द्रव्यमान है वो होगा 28 और ऑक्सीजन का 16। यहाँ पर अगला जो दिया है वो NO है, यहाँ पर 14, यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ पर N2O3, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 48 और यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान वो 28 हो जाएगा। यहाँ पर NO2 दिया गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 और नाइट्रोजन का 14। यहाँ पर अगला जो दिया गया है N2O5, यहाँ पर ऑक्सीजन का 80 और नाइट्रोजन का 28 हो जाता है। यहाँ पर फिर से हम लोग नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो परमाणु द्रव्यमान है उसको हम लोग स्थिर कर देते हैं। यहाँ पे 28 है तो हम लोग हर जगह इसका 28 ही कर दें। अगर इसका हम लोग हर जगह 28 कर देंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 28 है तो 28 का 16 ही यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर 28 किया है मतलब यहाँ से 2 से गुणा की है तो यहाँ पर 16 का जो हो जाएगा उसका 2 गुना हो जाएगा 32। यहाँ पर 28 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पर 48 ही रहेगा। यहाँ पर 14 है, इसको 2 गुना किया है 28 तो यहाँ पर 32 का 2 गुना हो जाएगा 64। यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पर 80 ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो देखें ऑक्सीजन के टर्म में, ये तो वैसे भी पहले से ही इसको हम लोगों ने स्थिर कर लिया है। अब यहाँ पर इसका रेशियो अगर देखें, यहाँ पर 1, यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा, इसका 3, यहाँ पर इसका 4 और यहाँ पर इसका 5। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है, अगर हम लोग नाइट्रोजन का मास जो है उसको कांस्टेंट कर लें या नियत कर लें तो जो ऑक्सीजन का उसके साथ में रेशियो होगा वो गुणित होता रहेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि ये रिएक्शन जो हैं, ये कंपाउंड दिए गए हैं, ये गुणित अनुपात नियम का पालन करते हैं या नहीं। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि हमारे पास 60 ml नाइट्रोजन व 60 ml हाइड्रोजन हो तो प्राप्त मिश्रण की मात्रा की गणना कीजिए अथवा संपूर्ण परिणाम की गणना कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है हम लोगों को NH3 अमोनिया प्राप्त। यहाँ पर ये नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी गैस है और ये भी गैस है। तो यहाँ पर ये नियम कौन सा लग रहा है आप लोग बताइए। यहाँ पे जो है गैलू-सेक्स लॉ लग रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर 60 ml नाइट्रोजन दी गई है और 60 ml हाइड्रोजन, तो परिणाम अर्थात NH3 की मात्रा की गणना करनी है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर
तो नाइट्रोजन के साथ आगे 1 लिखा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ भी 1 लिखा होगा। और इसको अगर हम लोग यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस तो की ही नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन सम संख्या बन जाएगी 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 होगा। इसका मतलब ये है 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के, और 2 वॉल्यूम जो हैं वो NH3 के प्राप्त होंगे। इसका मतलब अगर हम लोगों को यहाँ पर 60 ml दिया गया है तो यहाँ पर इसका 3 गुना 180 ml, और यहाँ पर हम लोगों को फिर प्राप्त कितना होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा 120 ml। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन के अनुसार केवल 60 ml ही हाइड्रोजन दी गई है, इसलिए इसको हम लोग दोबारा से लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे कम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा 60 ml लिख लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, अब इसको हम इसके अनुसार देखेंगे। यहाँ पर जब 3 है, 3 वॉल्यूम थे 60, तो इसको 3 से अगर भाग कर देंगे तो 1 वॉल्यूम हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, 1 वॉल्यूम यहाँ पर कितना 20 हो जाएगा, 20 ml। और यहाँ पर ये जो प्राप्त होगा फिर यहाँ पर 40 ml, क्योंकि 1 वॉल्यूम बराबर हम लोगों ने कितना मान लिया है 20 ml। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर जो अमोनिया है वो हम लोगों को कितनी प्राप्त होगी 40 ml। और जो हम लोगों ने अनुपयोगी नाइट्रोजन जो प्राप्त होगी हम लोगों को वो 40 ml प्राप्त होगी, क्योंकि हम लोगों को 60 ml नाइट्रोजन दी गई थी और हम लोगों ने यूज कितनी की है 20 ml। तो हम लोगों को 40 ml जो है वो उसमें बची रह जाएगी। अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो उसमें केवल 20 ml ही रिएक्शन होगी और 40 ml ऐसे ही बच जाएगी। वो जो होगी वो अनुपयोगी मतलब अनरिएक्टेड नाइट्रोजन होगी, जो अभिक्रिया नहीं की होगी उसने। अगली हेडिंग है आवोगाद्रो परिकल्पना। यह नियम या परिकल्पना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आवोगाद्रो हाइपोथेसिस, हिंदी में इसे आवोगाद्रो परिकल्पना कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार यदि हम ताप, दाब व अन्य भौतिक परिस्थितियों को नियत कर दें तो समान आयतन वाली गैसों में समान मॉलिक्यूल्स होंगे।
जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, यदि 100 ml CH4 गैस के, ये जो नियम है ये केवल गैसों पर लागू होता है। यदि 100 ml CH4 में Y मॉलिक्यूल्स, अणुए, मॉलिक्यूल्स का मतलब हिंदी में अणुए होता है, हों और तो 100 ml ऑक्सीजन गैस में भी Y मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अगर जिस परख नली या ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने गैस को भर के रखा है, अगर उसका आयतन 100 ml हो तो उसमें भरी हुई जो CH4 होगी उसमें भी Y मॉलिक्यूल होंगे, और अगर उसमें हम उसके स्थान पर अगर हम ऑक्सीजन भर दें तो उसमें भी Y मॉलिक्यूल ही होंगे। इस प्रकार यदि अगर हम लोग 10 ml उसी पात्र में भरें CO2 के, पहले 100 ml CO2 के भरेंगे तो कितने Y मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अगर हम लोग उसकी मात्रा को 10 ml कर दें तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे तो Y/10 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इससे आप लोगों को पता चला होगा कि जो गैसों का द्रव्यमान होता है, अगर उनका आयतन समान है तो उनमें जो उपस्थित मॉलिक्यूल होंगे, अणुएं होंगी, वो भी समान मात्रा में होंगी। जैसे 100 ml मीथेन के लिए Y मॉलिक्यूल हैं, अगर उसी पात्र में, उसी जिसमें CH4 को रखा था उसी पात्र में 100 ml ऑक्सीजन गैस को रख लें तो Y मॉलिक्यूल होंगे। अगर 100 ml CO2 को रख दें तो भी Y मॉलिक्यूल होंगे। इसी प्रकार अगर हम उसी पात्र में 10 ml CO2 भरेंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे Y/10 होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पता है 100 ml CO2 Y मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 ml CO2 कितने Y/10 मॉलिक्यूल्स होंगे।